गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 17, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सकें। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए स्क्रीन पर। इसमें पूछा है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग बना लेंगे बच्चों, समपराशरी विलयन। वे दो विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अर्थात इन विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर इनके बीच पराशरण नहीं होता है। यदि दो विलयन 1 और 2 हैं जिनके पराशरण दाब P1 और P2 हैं, तब होगा P1 बराबर P2। और P का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा स्मॉल w1 बटे m1 v1 इंटू st बराबर, यहाँ T1 रहेगा, इधर w2 बटे m2 v2 इंटू st2। ये दो विलयन बच्चों समपराशरी होंगे। और W/mv को हम जानते हैं बच्चों क्या, मोलरता। अतः समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनकी मोलरता समान होगी बच्चों और जो जल में घोलने पर समान कण देंगे, उनके पराशरण दाब भी समान होंगे। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल 0.1 m ग्लूकोज विलयन और 0.1 m यूरिया विलयन। पराशरण दाब समान होंगे बच्चों क्योंकि दोनों ही कार्बनिक अणु हैं। यूरिया और ग्लूकोज एक एक अणु देंगे जलीय विलयन में, इसलिए इन दोनों के पराशरण दाब समान होंगे। 0.1 m ग्लूकोज और 0.1 m यूरिया विलयन। क्वेश्चन नंबर ख देखिए बच्चों स्क्रीन पर। इसमें पूछा है n प्रकार तथा p प्रकार के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है, इनका अनुप्रयोग लिखिए। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पहली यूनिट ठोस अवस्था से लिया गया है, जिससे कि कोरोना पैंडेमिक के कारण अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार ये दोनों ही बच्चों कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके सिलेबस से हटाए जा चुके हैं। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए ग संचायक बैटरियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देख लीजिए बच्चों, संचायक का मतलब है स्टोरेज बैटरीज, जिनको बार बार चार्ज किया जा सकता है, रिप्लेसित किया जा सकता है, उनको बोलते हैं संचायक बैटरी, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी। बच्चों, ये आपकी विद्युत रसायन वाले चैप्टर से है। जो टॉपिक कोरोना पैंडेमिक के कारण सेल और संचायक सेल दोनों ही आपके सिलेबस से बच्चों कोरोना पैंडेमिक के कारण हटाए गए हैं, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण बच्चों इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का घ देखिए स्क्रीन पर। इसमें पूछा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 नष्ट समीकरण, दूसरा टिंडल प्रभाव। अब इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का घ, उसका पहला पार्ट है नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन। किसी विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए नष्ट ने एक समीकरण दी जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। माना एक विद्युत रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, A + B एरो C + D। नष्ट समीकरण से E बराबर E डिग्री माइनस RT/NF लॉग बेस E नेचुरल लॉग इंटू एक्टिव मास C इंटू एक्टिव मास T बटे एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B। इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ E सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोड विभव है, E डिग्री मानक इलेक्ट्रोड विभव, F फैराडे नियतांक, R गैस नियतांक, T परमताप
और n इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन्स के मोल। अब इसी को बच्चों जब log बेस e को log बेस 10 बनाते हैं तो गुणा करनी पड़ती है 2.303 की। तो इसी को लिख देंगे e बराबर e डिग्री माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन NF log बेस 10 एक्टिव मास C इंटू एक्टिव मास D बटे एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B। यदि हम टेम्परेचर नॉर्मल मान लेते हैं बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, उसके अनुसार इनके मान रखेंगे तो हल करने पर आ जाती है किसका, F का, R का, T का, इनका मान रखेंगे तो समीकरण हो जाएगी बच्चों यही E बराबर E डिग्री माइनस 0.0591 बटे N log बेस 10 इंटू एक्टिव मास C इंटू एक्टिव मास D बटे एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B। यही बच्चों नरेस्ट समीकरण है। तो इस तरह से बच्चों इसका पहला पार्ट, घ का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं दूसरा पार्ट, टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश की किरण एक अंधेरे कमरे में पड़ती है तो प्रकाश के मार्ग में पड़ने वाले धूल के कण चमकने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण एक कोलाइडी विलयन पर केंद्रित की जाती है तो प्रकाश मार्ग एक प्रदीप्त शंकु के रूप में दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश मार्ग एक प्रदीप्त शंकु के रूप में दिखाई देता है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं और उसमें नीले रंग का आभास होता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क, संक्रमण तत्व क्या है, इसके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, अब इसे हल करते हैं। पहले हेडिंग बना लेंगे संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। वे तत्व जिनमें बाह्यतम दो कोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से पिछले अर्थात n-1 कोष के डी उपकोष में प्रवेश करता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इन तत्वों की 3 श्रेणियां हैं जो इस प्रकार है। 3D श्रेणी, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 21 वाला तत्व है बच्चों स्कैंडियम से परमाणु क्रमांक 30 वाले तत्व जिंक तक 3D श्रेणी है। इसे चौथे आवर्त में रखा गया है 10 तत्व। उसके बाद है दूसरी ट्रांजिशन श्रेणी, दूसरी संक्रमण श्रेणी जिसको कहते हैं 4D श्रेणी। यह है बच्चों परमाणु क्रमांक 39 आइट्रियम से लेकर वाई से लेकर परमाणु क्रमांक 48 कैडमियम तक। इसके बाद तीसरी श्रेणी है संक्रमण तत्वों की जिसे कहते हैं 5D श्रेणी। यह है परमाणु क्रमांक 72 वाले तत्व हैफनियम से लेकर परमाणु क्रमांक 80 वाले तत्व मरकरी तक, Hg तक। तो 3 श्रेणियां हैं बच्चों संक्रमण तत्वों की। तो क्या हो गए, वे तत्व जिनमें बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इनकी 3 श्रेणियां हैं 3D श्रेणी परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक, 4D श्रेणी परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक, और तीसरी है 5D श्रेणी परमाणु क्रमांक 72 से 80 तक। इसके बाद बच्चों इसमें आगे पूछा है संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण और उत्प्रेरक गुण। तो हेडिंग बना लेंगे चुंबकीय गुण। वे संक्रमण तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, और वे संक्रमण तत्व जिनमें सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय लक्षण को प्राय चुंबकीय आघूर्ण के पदों में व्यक्त किया जाता है, और हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर
अंडर रूट n×n+1, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अतः चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ने के साथ साथ संक्रमण तत्वों का अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। Cu29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों, तो देखिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 3d10 और 4s1। चूँकि कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है s उपकोष में, इसलिए कैसा होगा, अनुचुंबकीय। जब Cu प्लस के रूप में बदलता है Q प्लस आयन में, तो इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। देखिए Cu प्लस होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तब विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तभी हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। यदि एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा, Q प्रिकायन बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग के Cu+2 बनाएगा बच्चों, तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा, तब बन जाएगा, यहाँ तक का सेम रहेगा 3d9। तब इसमें D उपकोष में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तब ये भी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। Zn जिंक होता है बच्चों, वो होता है प्रतिचुंबकीय, क्योंकि 3d10 4s2 होते हैं Zn में, वो प्रतिचुंबकीय होता है। इसी प्रकार जिंक को छोड़कर शेष सभी डी ब्लॉक तत्व पहली श्रेणी के अनुचुंबकीय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बच्चों, उत्प्रेरक गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों के छोटे आकार और परिवर्ती संयोजकता के कारण ये आसानी से अभिकारकों के साथ एक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं और दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार तीव्र गति से अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और इनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है, अर्थात इनकी संयोजकता बदलती रहती है। जैसे Cu को देखा, Cu+ के रूप में भी होता है और Cu+2 में भी होता है। इसी प्रकार Fe वो फेरस के रूप में भी होता है, Fe+2 के रूप में, और Fe+3 के रूप में भी होता है बच्चों। ये इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी परिवर्ती संयोजक। उदाहरण एग्जाम्पल है बच्चों, आयरन, प्लेटिनम, क्रोमिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक आयरन होता है, यानी कि लोहा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा संपर्क विधि में ही प्लेटिनम के स्थान पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, वैनेडियम जो कि एक संक्रमण धातु है, उसके ऑक्साइड का उपयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार अधिकांश डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व बच्चों उत्प्रेरक के कार्य भी करते हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और परिवर्ती संयोजकता इनमें पाई जाती है। 4 का ख देखिए स्क्रीन पर, फ्रियोन का उपयोग लिखिए। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन बच्चों ये एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन वाले चैप्टर से है, लेकिन बच्चों इस वर्ष कोरोना पैंडेमिक के कारण ये आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस के कारण इसे हम छोड़ देते हैं। बता देते हैं फ्रियोन क्या होता है। फ्रियोन होता है बच्चों डाइक्लोरोमैथेन CCl2F2। इसके अलावा डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोएथेन भी फ्रियोन होता है। इनका उपयोग किया जाता है बच्चों रेफ्रिजरेटर्स और AC में, और इनका दुष्प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। ये हमारी ओजोन लेयर को स्प्लिट करते हैं, ओजोन लेयर में छेद कर देते हैं। ये इनका दुष्प्रभाव है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स देते हैं मुक्त मूलक। लेकिन ये 4 का ख फ्रियोन आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसलिए इसको छोड़ देना है। 4 का ग श्मिट अभिक्रिया द्वारा
मेथिलएमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। उसमें आगे पूछा है बच्चों नंबर 1 मेथिलएमीन तथा नंबर 2 एनिलीन का एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से। इसमें पूछा है श्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलएमीन का निर्माण और मेथिलएमीन और एनिलीन पर एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। तो बच्चों इसे हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे श्मिट अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ गर्म करने पर मेथिलएमीन बनती है। इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन CH3COOH प्लस N3H एरो के ऊपर लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये बनता है बच्चों, गर्म करेंगे CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका नाम है मेथिलएमीन। इस तरह से बच्चों श्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलएमीन का निर्माण हो जाता है। इसी में आगे पूछा है बच्चों नंबर 1 मेथिलएमीन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एक तीक्ष्ण गंध युक्त यौगिक मेथिल आइसोसाइनाइड ब्रैकेट में लिख देंगे कार्बिल एमीन बनाता है और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखिए CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों CHCl3 प्लस इसके साथ KOH एल्कोहलिक ब्रैकेट में लिख देंगे एल्कोहलिक, ALC का मतलब एल्कोहलिक। इसको गर्म करेंगे, बैलेंस करने के लिए बच्चों इसके 3 लेने पड़ेंगे। तो ये बनेगा CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इसका नाम मेथिलएमीन, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम मेथिल आइसोसाइनाइड। इस तरह से पहला पार्ट बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसी का, जिसमें पूछिए एनिलीन के साथ। तो इसमें लिखेंगे बच्चों एनिलीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त यौगिक फेनिल आइसोसाइनाइड ब्रैकेट में इसमें भी क्या लिख देंगे कार्बिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन C6H5NH2 इसके साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। इसके भी यहाँ पर 3 अणु लेने पड़ेंगे, इसको गर्म कर देंगे तो बनेगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इसका नाम है बच्चों एनिलीन, इसका नाम क्लोरोफॉर्म और ये है फेनिल आइसोसाइनाइड। इन दोनों ही अभिक्रियाओं को बच्चों, इसको और इसको, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 4 का ग कंप्लीट हो जाता है का घ। देखिए बच्चों स्क्रीन पर इसमें पूछा है योगात्मक और संघनन बहुलक क्या है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। उसके आगे पूछा है बेकेलाइट बनाने का रासायनिक समीकरण एवं बेकेलाइट के 2 उपयोग भी लिखिए। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके बहुलक पॉलीमर वाले चैप्टर से, जो कि पूरा का पूरा
चैप्टर कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके सिलेबस से हटाया गया है। इसलिए बच्चों इस वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण इस टॉपिक इसको हम छोड़ देते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें, और यदि समझ नहीं आया है कोई टॉपिक तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।